नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। पहलगाम पर आतंकी हमले को 14 दिन होने वाले हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस दरमियान तगड़ी घेराबंदी की है। एकमात्र बाकी बचे विकल्प सैन्य कार्रवाई पर भी बहुत तेजी से विचार चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द आतंकी अड्डों पर या आतंकवादियों के खिलाफ भारत पाकिस्तान में घुसकर सैन्य कार्रवाई करेगा। इसके संकेत देर शाम मिले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पीएमओ पहुंच गए और थोड़ी देर बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी बुला लिया। हालांकि बाद में ये खबरें आई कि राहुल गांधी वहां सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए जो प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष और की जो एक कमेटी है उसके लिए गए थे। हालांकि जो समीक्षक हैं वो इस बात को कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिले तो सीबीआई और जो अन्य मुद्दों के अलावा भारत पाकिस्तान पहलगाम हमला इन पर भी चर्चा अवश्य हुई होगी। इस मुलाकात ने एक अपने मायने छोड़े हैं। राहुल गांधी न केवल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं बल्कि संपूर्ण विपक्ष के सबसे बड़े और ताकतवर चेहरा भी हैं। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है, तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े निर्णय हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने पूरे देश में सिविल डिफेंस को अलर्ट कर दिया है। किसी भी आक्रमण की स्थिति में नागरिकों को कैसे अपनी रक्षा करनी है उन्हें ट्रेनिंग देने को कहा। 7 तारीख तक ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल पूरी हो जाए ऐसा कहा गया है। प्रत्येक नागरिक को यह भी कहा गया है कि वह एयर स्ट्राइक की स्थिति में खुद को कैसे बचाएगा ये उसे सीखना है। तमाम आदेश निर्देश संकेत यह कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगा, भले ही वह सीधे युद्ध न होकर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर आक्रमण हो। देश में इस बीच कई घटनाक्रम हुए। एक खबर कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है कि इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था, इंटेलिजेंस तो था। वो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि इंटेलिजेंस तो था कि कश्मीर में पहलगाम और आसपास के जो इलाका है वहाँ पर आतंकी हमला होगा। और यही वजह है कि 12 तारीख को जब गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में बैठक की और 18 तारीख को एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक सुरक्षा बैठक की और 19 तारीख को जो प्रधानमंत्री का दौरा था उसे टाल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने तंज किया है कि प्रधानमंत्री का दौरा टाल दिया गया लेकिन निर्दोष लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, उनके लिए कोई इंतजामात सुरक्षा के किए नहीं गए। तो कुल मिलाकर ये घटनाक्रम है। दूसरी तरफ अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास कोई खबर आई, उनके पास कोई खुफिया जानकारी आई कि पाकिस्तान के पास केवल 4 दिन का गोला बारूद बचा है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो इसी मीडिया ने कहा था कि यूक्रेन की हैसियत केवल 2 दिन लड़ने की है, लेकिन 2 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये बातें फेर की हैं, उलझाने की हैं, बरगलाने की हैं, भरमाने की हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है। चीन भारत का दुश्मन है। पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं यूक्रेन भी अंदर से खड़ा हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति जो थी वो बाद में बहुत सारी खबरें आम हुई कि जो यूक्रेन को गोला बारूद पाकिस्तान ने वो गोला बारूद पहुंचा दिया जो चीन ने पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए चीन से लिया था। तो कुल मिलाकर कराची बंदरगाह से ये किया गया था। और अब कुल मिलाकर ये कराची बंदरगाह की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ देखिए, आपको पूरी एक तरीके से मुस्तैदी नज़र आ रहा है। और एक और ये डेवलपमेंट है, हमारे सहयोगी विनीत शर्मा बता रहे हैं कि ये टर्की का युद्धपोत है जो कि कराची बंदरगाह पे पहुंच गया है, क्योंकि पिछले दिनों खबरें आई थी कि भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को आइसोलेट कर दिया है, वहां जाने वाले जहाज़ों को रोक दिया है और एक तरीके से वो कराची का बंदरगाह थ्रेट में है भारत ने उसको एक तरीके से अपने निशाने पर रखा है। इसलिए जो तुर्की है, वो उस देश को कहते हैं, टर्की है पुराना नाम लेकिन तुर्की कहते हैं हम, उस देश का ये जो युद्धपोत है कराची बंदरगाह पर पहुंच गया है। और पाकिस्तान और तुर्की की नज़दीकियों की बड़ी वजह है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी डील अभी ड्रोन के जो युद्धक ड्रोन हैं उनकी अभी की है
और बहुत मोटी रकम तुर्की ने ली है। तो तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया में अपना मुकाम रखता है। तो कुल मिलाकर टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। कई एक अलग तरीके की विदेश की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग नज़र आ रही हैं। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने भारत को ज्ञान दिया कि वह तसव्वुर रखे, वह पाकिस्तान के साथ में कोई जल्दबाजी न करे, बहुत ज़हीन तरीके से चीज़ों को करे, नहीं तो पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न देश है। भारत के विदेश मंत्री ने करारा जवाब यूनियन को दिया है। यूरोपीय यूनियन को जयशंकर ने कहा है कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, भारत में बहुत ज्ञानी लोग हैं, अगर जिसे आना है हमारे साथ में आए, नहीं आना ना आए, लेकिन ज्ञान कतई न दें। तो भारत हर मोर्चे पर लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की हिमाकत जो उनकी यूँ कहें पाकिस्तान की सहयोग करने वाले लोग, पाकिस्तान की हमदर्दी करने वाले लोगों को भी भारत ने लताड़ा है, खदेड़ा है। तो कुल मिलाकर तमाम खबरें हैं। एक खबर जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रही वो ये खबर है कि भारत में एक उत्तर प्रदेश राज्य है और वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वो राफेल जैसे युद्ध के जो जहाज़ हैं, जो एक तरीके से एयरफोर्स का बड़ा महत्वपूर्ण जहाज़ हमने अभी आयात किया है, उसका एक ये मजाक उड़ा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं, नींबू मिर्चा लगाकर कि इसको नज़र न लग जाए। तो कुल मिलाकर अजय राय मजाकिया अंदाज में लोगों को ये बता रहे हैं और लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, अखरा है। तो देश के लोग किसी प्रकार इस वक्त मस्करी नहीं चाहते, मस्करी उनको पसंद नहीं, क्योंकि ये मामला देश का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेताया कि हम बहुत तगड़ा हमला करेंगे, जैसी की जन भावना है। तमाम भावना और आशंकाओं के बीच आज मंथन में बहुत सारे सवाल बनते हैं और ये सवाल हम जरूर पूछेंगे। नीति या शब्द, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। इस बीच एक डेवलपमेंट और है। चिनाब नदी का पानी भारत ने रोक दिया है। पाकिस्तान ने कहा था कि भाई अगर चिनाब का पानी रोका तो खून बहेगा, पाकिस्तान ने पानी रोक दिया है। गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। यह बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि यह कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली यह स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन का ऑफिशियल स्टैंड रहता है कि हम सरकार के साथ हैं, और उनके नेता जो छोटे नेता नहीं हैं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी और आज अजय राय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, ये निरंतर ऐसे बयान देते रहते हैं। और ये वो पार्टी है जब खुद सत्ता में थी तो आतंकवादी घटनाओं के बाद भी एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो। ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है। सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस के नेता हैं, डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया के हेड हैं, उन्होंने एक एक्सपोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले खबर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
19 अप्रैल को कश्मीर यात्रा पर जाने वाले थे। मौसम खराब को उन्होंने कोड अनकोड किया है, होने के कारण उनकी यात्रा स्थगित की गई। अब अधिकारियों का कहना है कि 19 अप्रैल के आसपास पर्यटकों पर हमले की खुफिया जानकारी पहले से ही थी। तो फिर कहाँ उठता है सवाल कि खुफिया फेलियर हुई। खुफिया ने तो अपना काम किया और इसी वजह से प्रधानमंत्री की यात्रा भी कैंसिल की गई। फिर इस इंटेलिजेंस के बावजूद निर्दोष पर्यटकों के लिए कोई सावधानी क्यों नहीं रखी गई। कुछ अखबारों की कटिंग भी सुप्रिया ने एक्सपोस्ट की है। तो कुल मिलाकर एक ये मसला है। और अगर देखें तो अमित मालवीय ने कहा कि 4 दिन का गोला बारूद बचा है, जिसका हमने जिक्र किया है कि वो 4 दिन का गोला बारूद, कुछ जो चैनल हैं वो करें 10 दिन का बाकी है। ऐसा लग रहा है कि चैनल, बीजेपी का IT सेल, ये सब बाकायदे पाकिस्तान के युद्ध भंडार से सीधे इनको टेलीकास्ट हो रहा है कि सारी चीज़ें हैं, उन्हें इनको पता है। ठीक है, करो, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री बहुत मैच्योर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार के वो आवेश में नहीं है। वो एक डिप्लोमेट की तरह, एक स्टेटमेंट की तरह वो काम कर रहे हैं। वो लगातार विपक्ष को भी, जब वो सार्वजनिक मंचों पर होते हैं, चुनावी मोड में होते हैं, तो भले ही वो विपक्ष को वो करें, लेकिन एक सरकार के हेड के रूप में वो इस वक्त जो उनकी भूमिका वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उनकी भूमिका भी काफ़ी सराहनीय है। और जो विपक्ष है, विपक्ष ने भी पूरी तरीके से सहयोग किया है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता आए दिन विपक्ष को निशाने पर रखते हैं कि वो पाकिस्तान से मिला हुआ है। अभी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि 11 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 10 साल में एक भी शांति वार्ता पाकिस्तान के साथ छोड़ी नहीं गई, स्थगित नहीं की गई है। सभी शांति वार्ताएँ की हैं और मोदी ने 11 साल में एक भी शांति वार्ता नहीं की है। तो इसके राजनीतिक, इसके डिप्लोमेटिक मायने क्या हैं, ये भी हम इस अपने कार्यक्रम में समझेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख जुड़ गए हैं। स्वागत देवेंद्र आपका। राज शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ आ गए हैं। तो इस चर्चा, जय हिंद मेजर, जल्दी इस चर्चा को हम आरंभ करते हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह की तरफ रुख करते हैं। मेजर, तमाम तरीके के जो यूँ कहें अंदाज आ रहे हैं कि इनके पास इतना गोला बारूद, उनके पास इतना गोला बारूद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडियन एक्सप्रेस और तमाम जो मीडिया के लोगों ने इस बात को अब आम कर दिया है कि इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था, ये सिस्टम जो बनाते हैं लोग, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, इस वजह से वहाँ ये हमला हुआ। क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी इसी आशंका में स्थगित किया गया। कांग्रेस पार्टी निशाने पर रख रही है। लेकिन नट सेल में 14 दिन होने को हैं। मैं अगर कहूँ कि कार्रवाई के मोर्चे पर हम अब कहाँ खड़े हैं, तो इसे किस तरीके से हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे। मेजर मोहम्मद शाह जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं सारे देशवासियों से ये गुजारिश करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ। पहली बात, कुछ चंद चीज़ें हैं। पहली बात तो सरकार में भरोसा रखो, एक सब्र रखो। ये मत दिखाओ कि जोश के अभी हमला होना चाहिए। ठीक है, सरकार को जो मालूम है, अच्छे से मालूम है कि हमें अगली कार्रवाई क्या करनी चाहिए। वो सबको मीटिंग करके अपने तरीके से ऑलरेडी प्रधानमंत्री साहब ने हमारी फोर्सेस को एक फ्री हैंड दे रखा है। अपने तरीके से टारगेट आइडेंटिफाई करके अपने टैक्टिक से अपने वक्त पे नष्ट करेगी जो करना है। हमने होश से काम लिया है। अभी उनको इकोनॉमिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से उन पे मार लगाई है। पाकिस्तान का कहना था कि भाई हमने झेलम नदी को खोल दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ आ गई है, नुकसान हो गया है पाकिस्तान का। हमने खोला है झेलम नदी को या नहीं खोला है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान को गैस करने दीजिए। मैं तो कहूँगा ये स्ट्रैटेजी ठीक लग रही है मेरे को, फ्रैंकली स्पीकिंग। एक मेंटल टॉर्चर है पाकिस्तान के लिए। वो सोच रहा है कि भाई कब क्या हमला होएगा, कैसे होएगा, क्या होगा। वो हिला हुआ है। वहां से बड़े बड़े जनरल, मंत्रियों के फैमिली फरार हो गए हैं पाकिस्तान से। वो जा चुके हैं विदेश पर, कनाडा, यूके। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साफ पाए हुए दिखे, बोलते हुए अगर जंग बढ़ती है तो मैं यूके चले जाऊंगा। ये साफ कहा है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गायब हो गए थे। उन्होंने घटिया बेशरम आदमी ने ये स्टेटमेंट दिया
कि टू नेशन थियरी का हिंदू मुसलमान क्या पाकिस्तान के अंदर, क्यों पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है क्या? पाकिस्तान की सेना में हिंदू नहीं है क्या? सेना का अध्यक्ष ये कह रहा है, कितनी शर्म की बात है, थू वाली बात है बिल्कुल। उसके 4 दिन के बाद पहलगाम में गंदा हमला हो जाता है, नाम पूछ के, धर्म पूछ के, कपड़े उतार के, कलमा पढ़ो, ऐसे करता कौन है? लॉजिकली देखिए तो पाकिस्तान दुश्मनों की मंशा ये है कि हमारे देश की जो ताकत है, हमारे देश का जो हथियार है, वो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि एकता है, एकता में ही ताकत है। तो दुश्मन चाह रहा है कि फूट हो जाए हिंदुस्तान के अंदर, चाहे हिंदू मुस्लिम, चाहे अभी देखिए क्योंकि मेजर साहब मैं आपको रोकता हूँ, मेजर साहब मैं आपको रोकूंगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसा आपने कहा कि भाई ये टॉर्चर ठीक है, तो क्या सैन्य कार्रवाई से बेहतर है जो इस तरीके का किया जा रहा है कि पानी और बिजली और अंतर्राष्ट्रीय घेराव, सैन्य कार्रवाई के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर रास्ता है पाकिस्तान को घेरने, परेशान करने का, उसे घुटनों पर लाने का? देखिए किसने कह दिया कि सैन्य कार्रवाई नहीं होगी? सैन्य कार्रवाई नहीं, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसके मुकाबले अगर देखें तो क्या सैन्य कार्रवाई से ज़्यादा इफेक्टिव ये रास्ता नज़र आ रहा है, जैसा आपने कहा कि काफ़ी असरकारक है? देखिए ये भी हर तरीके से घिरा जाएगा पाकिस्तान को, हर तरीके से, केवल पानी, इकोनॉमिक्स या डिप्लोमेसी से ही नहीं, हर तरीके, मिलिट्री भी हर तरीके से घिरा जाएगा। देखिए 2016 में हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर, रात को सोने से पहले किसी को मालूम नहीं था कैसा होने वाला है। जब सुबह उठे तो देखा इतना बड़ा हमला हो गया पाकिस्तान के ऊपर। 2019 में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, जबरदस्त तरीके से 300 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी इसमें मारे गए, उनकी डेड बॉडीज साफ फोटो, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि नुकसान नहीं हुआ था। अच्छा, अब पाकिस्तान, जहां तक मेरी मंशा है, मेरा अंदाजा है कि पाकिस्तान को लगा इस हमले के बाद हम उनके ऊपर दोबारा एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो जितने भी उनके टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स हैं LOC पे, उन्होंने वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी, वहां पर तैनाती बढ़ा दी। हमने तो वो नहीं किया। अब पाकिस्तान अपने, इनके पास तेल नहीं है, कमी है, गरीबी है, अब जानते, सब जानते हैं ये बात। अपने टैंकों के अंदर तेल लगा के बैठा हुआ है तैयार, जहाजों में तेल लगा के बैठा हुआ है तैयार। कम तेल से ठीक है भैया, अच्छी बात है, बनो, तैयार रहो। जनरल आसिम मुनीर अंडरग्राउंड हो गए इसके बाद, इस हमले के बाद कुछ आता पता नहीं, 2 दिन के बाद, इसके बाद 2 दिन पहले एक टैंक के ऊपर नजर आए, एक टैंक के ऊपर वो ब्रीफ कर रहे हैं, जोश दिला रहे हैं अपने सिपाहियों पे। मैं आपको एक बात साबित कर देता हूँ सही तरीके से। वो एक सेटअप था, वो एक स्टेज था, वो एक रंगमंच था। कौन टैंक के ऊपर खड़े होके एक स्टार प्लेट लगाता है, 4 स्टार जो कि चीफ के होते हैं, जो कि फुल जनरल के होते हैं, उसमें स्टार प्लेट क्लियरली लगी थी। तो और जो लोग जोश दिखा रहे थे वहां पे, वो सब एक्टिंग कर रहे थे। मैं ये साफ कह दूं आपको, ये दिख रहा था साफ। और जिस तरीके से पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी भाई एक बयान देते हैं वहां पर सिंधु नदी के किनारे, या तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा या तो पानी बहेगा, ठीक है, बकवास की बातें। अगले दिन इसी आदमी ने अपने परिवार को कनाडा निकाल दिया। अगर ऐसा कोई होता ठोस तो वहां पे रुकते ना। अरे गीदड़ भपकी दे रहे। देखिए जो बरसते हैं। मेजर साहब जो टर्की ने अपना युद्ध पोत भेज दिया है, इसके क्या मायने हैं? देखिए पाकिस्तान ने बोला कि तुर्की ने उनके पास ड्रोन और हथियार और अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट भेज दिया है, ठीक है। 4 दिन पहले की बात है ये। तुर्की से बयान आता है कि नहीं, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, हमने कोई मिलिट्री वॉर लाइक स्टोर्स, UAV या ड्रोन्स इनको नहीं भेजे हैं। तो यानी कि पाकिस्तान एक तरीके से जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलना जा रहा है। ठीक। और जी राज शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनकी तरफ मैं रुख करूंगा। राज शर्मा, अभी सुधांशु त्रिवेदी को हम सुन रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही इस अजय राय वाले प्रकरण में। एक तो आपके अध्यक्ष जी को पता नहीं क्या मतलब मस्करी क्यों सवार हो गई है कि वो पता चला कि नींबू और वो दिखाने लगे। अरे भाई ये वक्त नहीं है मस्करी करने का, ये वक्त है कि आप अपने ही देश में, जिसको आप गाजे बाजे के साथ में राफेल को लाए हैं, इससे पहले की सरकार ने भी ये डील की थी, तो जो चीज़ है उसको आप डिफेम क्यों कर रहे हैं? आप नींबू लगा रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। तो ये इस वक्त देश मस्करी नहीं चाहता, बहुत सीरियसनेस चाहता है। अजय राय जी बहुत सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उनसे इस तरह की एक्ट की उम्मीद मुझे नहीं लगता देश के लोग कर रहे होंगे। दूसरा, और उसमें
बीजेपी का पलटवार आया कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो पाकिस्तान को बल दे रहे हैं, उनके मुखौटे हैं। वो भारत में प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन वो उनके जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, जो बयान है, बोल बचन है, वो सब पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली बातें हैं। दूसरा मसला ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर बातें हो रही हैं, और अभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात को कहा कि 10 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऐसा कोई साल नहीं गया होगा जब पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई ना हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल में एक भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। तो ये तो बता रहे हैं कि भाई आप लोग तो हरदम पाकिस्तान परस्त हैं। दुर्गेश भाई, सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आया। आप सौम्य एंकर गिने जाते हो और मैं सौम्य तरीके से कहना चाहता हूं। बात यहां कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं जो मैंने मनसा वाचा कर्मा, जो कहते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, उसमें सामंजस्य बैठालना चाहिए। मैं अभी सुन रहा था किसी चैनल पे प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब। अब यहां पे रुक के दूसरी बात अब बोलता हूं कि अभी वो कौन है, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, क्या है, जो भी बोलते हैं, ही इज नॉट ए सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, कि उनकी वही अथॉरिटी है कि वो जिसको चाहे सर्टिफिकेट दे दें। मैं सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि हमारी शांति वार्ता की बात हुई होगी, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री बिना कैबिनेट को बताए पाकिस्तान में नहीं उतरा हो। मेरे कांग्रेस का नेता जिन्ना की मजार पे नहीं गए। शॉर्ट पे ही बोलूंगा, बहुत लोग हैं। अब आ जाइए जो बहस है आज, ये इन्होंने एक्चुअली क्या है, मैं लोगों से कहता हूं इनके ट्रैप में नहीं फंसना। ये लोग जुगनू जादू करें, जैसे जुगनू जादूगर जब चलाता तो पीछे लाइट, हम लाइट देते हैं, वो तोते को कबूतर बना देते। मैं इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं, क्या अगर आपने मस्करी कह दिया, अगर देश को मस्करी पसंद नहीं है तो देश को यह भी पसंद नहीं है कि मेरे देश का अभिभावक घर पे एक दादा पोता मरा हो और दादा 3 कपड़े दिन में बदल, ये भी देश को नहीं पसंद है। दिस इज ऑल्सो लाइक ए मस्करी। मेरा प्रधानमंत्री जब 22 तारीख को हुआ, 14 दिन हो गए, 13-14 दिन हो गए, प्रधानमंत्री सऊदीया से वापिस आए, जैसे कि 26/11 में उन्होंने 26 के बाद 28 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, एक कॉन्फ्रेंस कर देते। मेरी और कांग्रेस पार्टी की कोई मांग नहीं है। मैं जनता हूं, पहले कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बाद में हूं। ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता ना प्रवक्ता कह पाए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा, जो आपने कहा था उस वजह से आपकी सरकार आ गई, थोड़ा सा उतना भी दिखा दो। तो दुर्गेश भाई क्या गलत है? तो एक और बात है, मैं जा रहा हूं मैं कार में जा रहा हूं, मेरे पास लाइसेंस है ओरिजिनल में, अब मेरी बीवी को कोई छेड़ दे और मैं घर आके अपने भाई के सामने रोऊं, तो मेरा भाई क्या कहेगा? कहेगा साले ये पिस्टल क्या दिखाने के लिए थी, मार देता। ठीक इसी प्रकार क्या पानी ही बंद करने से अगर पाकिस्तान से बदला लिया जाता, शर्मा जी, संसदीय तो हमें औजार क्यों खरीदने थे? देखिए मैं बताऊं दुर्गेश भाई, आप सौम्य हो, मैं फिर भी गुस्सा हो रहा हूं, अच्छा नहीं लगा, मैं प्री प्लान था, आपके सामने नहीं होऊंगा, मगर बस मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं, देश का 80 करोड़ वो व्यक्ति जो अनाज देती है जिसको सरकार, वो पता क्या मेरे से 2-4 मिले, कह रहे साल भर हमें अनाज नहीं चाहिए भाई, मगर बस इतना तो हो जाए, 28 मरे थे, 280 आ जाए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बाकी 180 करोड़ है, थोड़ा सा लूज स्टॉक हो सकता है, क्या दिक्कत है? मगर एक और बात, ना विपक्ष ना पक्ष, जो विपक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। ठीक है, ठीक है राज शर्मा, मैं लौटूंगा, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मुझे एक ब्रेक लेने का इशारा हुआ, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये 2 देशों के बीच का मसला है और उस देश ने हमारे निर्दोष लोगों को उसकी शह पर सीधे सीधे आतंकवादियों ने मारा है लोगों को। अब देश तो यही कह रहा है, पूरे देश के लोग यही कह रहे हैं कि भाई आक्रमण कब करेंगे, हम कब करेंगे आक्रमण। जो देश में एक माहौल बना वो सैन्य कार्रवाई को लेकर बना। बहुत सारे हमने प्रतिबंध लगाए हैं पाकिस्तान पर, घुटनों के बल भी है, लेकिन 14 दिन में कम से कम कुछ चीज़ें इस देश के लोग उम्मीद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें
और भी हो रही हैं, उनको मुझे लगता नहीं होना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ब्रेक से लौट आए हैं, वो महत्वपूर्ण बयान राजनाथ सिंह का सुनाना बहुत जरूरी है, सुनिए। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री की कई विशेषताएं बताई जो कि हैं उनमें, और ये कहा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। तो जनता तो इस देश की चाहती है कि पाकिस्तान को नस्त नाबूद कर दो, पाकिस्तान को मिटा दो, पीओके छीन लो। इस देश की जनता तो यही चाहती है। अब उस ऑडिटोरियम में बैठे लोगों को मुझे पता नहीं ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं वो, लेकिन देश से तो यही आवाज़ आ रही कि पाकिस्तान को मिटा दो। तो क्या राजनाथ सिंह का यह बयान संकेत दे रहा है कि भारत सीधे युद्ध की तरफ जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक और मेहमान महेंद्र सिंह दिल्ली से जुड़ गए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब रुख भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र प्रमुख की तरफ करेंगे। देवेंद्र प्रमुख, बहुत सारे सवालात हैं। जैसा राजनाथ सिंह ने अभी कहा कि जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा ही होगा, ये तो बहुत दिनों से कह रहे हैं। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी ये बात कहते थे कि हम सरकार में आएंगे तो सर काट लेंगे, नस्तानाबूद कर लेंगे, पीओके छीन लेंगे, बहुत सारी बातें करते थे वो। अभी भी वही बातें हैं। अभी भी थोड़े थोड़े दिनों में इधर लगातार तमाम जगह से प्रदर्शन हुए, लोगों ने में कैंडल मार्च किया, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन अंत में अभी लोग भूले नहीं हैं। उनको लगता है कि कम से कम लाख हम और आप जैसे लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने बहुत घेर दिया तमाम मोर्चों पर, लेकिन भारत की 90% आबादी को ये पता नहीं कि ये मोर्चे से कोई उनको हो। तो लोग सेंटीमेंट हैं लोगों के। कुल मिलाकर इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि आपस में एक दूसरे पे जो पक्ष विपक्ष की, वो पता चला राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, आप लोग उन्हें पाकिस्तानी कह रहे हैं। इसके बजाय मुझे लगता है कि एक दृढ़ता के साथ में सबको एक पेज पर, एक मंच पर आकर एक संदेश देना चाहिए सबको। देवेंद्र प्रमुख। अनम्यूट करिए। बस देश का यही तो समय खराब हो रहा है। देवेंद्र प्रमुख की आवाज मुझे लगता है। जी बोलिए 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 बोलिए। मैं कह रहा हूं सर, जिस तरह से डिबेट आज हुई है, जिस तरीके से मुद्दे से सारी चीज निकल कर आई है, और बहुत अच्छे से मेजर साहब हमारे साथ बैठे, उन्होंने विश्लेषण किया है। जब गंभीर विषय हो, जब गंभीर चीजें हो, तो गंभीरता से ही वो बात रखनी चाहिए। अब इसमें रही डिबेट की बात कि हम इतना कीमती समय होता है, इसे आक्षेप में इधर उधर राजनीतिक उसमें ना कहकर
सीधी बात ये कहते हैं कि जिस तरह भारत सरकार ने आज पूरी दुनिया की स्थिति को देखते हुए भारत खड़ा किस पायदान पे है, उसके हिसाब से सरकार अपना काम कर रही है। आज भारत का सबसे शानदार और समझदार भी कह सकता हूं मैं, और पैनल बैठा है, कोई भी कह सकता, पूरी दुनिया कहती है, नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है उस पर वो काम कर रहे हैं, उसका परिणाम आ रहा है सर। देखिए, आपने बड़ी गहरी बात कही है कि 90% लोगों तक ये बात जानी चाहिए, निश्चित जानी चाहिए, लेकिन कभी कभार जो जोश तो रहना चाहिए, पर जोश में होश भी बहुत जरूरी है। और स्थिति इतनी सेंसिटिव हो कि जिसकी चर्चा जो हम कर रहे हैं, कि आपने अपने विश्लेषण में यूक्रेन का भी नाम लिया था, उसके अब पाकिस्तान के बारूद गोला का भी नाम लिया था, ये बड़ी गहन चीजें हैं सर। ये आप जैसा ही कोई एंकर निकाल कर ला सकता है और सुनना पड़ता है हम जैसे लोगों को। हम आक्षेप ना करके ये कहते हैं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री या भारत सरकार काम कर रही है, उसके परिणाम आ रहे हैं, तथ्य के साथ आ रहे हैं। पाकिस्तान से बिल्कुल ये बात तय है कि हमारा उसका मुकाबला नहीं है, लेकिन हमें उसके पीछे खड़ी हुई कुछ जो चीजें हैं उसे ओपन करना है धीरे धीरे। जैसे आप टर्की की बात कर रहे हैं, अब वो अपना काम कर रहा है, कहीं ना कहीं चाइना भी कर रहा है, कहीं ना कहीं और कोई भी कर रहा है। अब रही कांग्रेस की बात, विपक्ष की बात, उनका काम है, वो बयान भी देंगे, वो उकसाने का काम भी करेंगे, और वो अपनी राजनीति को बचाने का काम भी करेंगे। हाँ ठीक है, मैं लोकतांत्रिक तरीके से वो कहते हैं कि हमारे लिए बोल दिया, वो बोल दिया, आप जो कहिए, आपका काम है, हम सरकार में हैं, हमारा सुनने का काम है, लेकिन काम और जिम्मेदारी हमारी है सर। जब हमला हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, वो हम पे हुई है। आज कश्मीर पर चर्चा चल रही है सर, कश्मीर में घटना हुई है, आप उठाकर देख लिए, 90% की बात कर रहा हूं कि कश्मीर बदला है, 2014 के बाद बदला है। ये मेजर साहब बैठे क्लियर कर देंगे। आज भारत की सेना पहली बार ये अधिकार लेकर कश्मीर में काम कर रही है कि जो चाहे वो करिए, दुश्मन को उसके हिसाब से जवाब दीजिए। पहली बार हो रहा है सर। आज ये चर्चा हो रही है जिस तरीके की पानी बंद करना या और नीतियों पे, ये युद्ध का हिस्सा है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कश्मीर भारत की बजाय पाकिस्तान की मजबूरी हो जाए, आत्मदाह जैसी स्थिति। आज विश्व के पटल पर पाकिस्तान हर कंट्री के पास, हर देश के पास एक कटोरा लेकर भीख के तौर पर जा रहा है, मदद मांग रहा है। ये एक रणनीति का हिस्सा है, ये चैनल पर बैठकर वाहवाही लूटने का हिस्सा नहीं है। आज सेंसिटिव स्थिति है, आज देश के सम्मान की बात है, लेकिन ये निश्चित है सर, मैं आपको कह रहा हूं दुर्गेंद्र सर, ये निश्चित है, पूरा पैनल, पूरी दुनिया देख रही है कि आतंक, पाकिस्तान को जवाब नहीं देना, हमें पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना नहीं, हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। ठीक बात। वो जड़ जहां तक फैली है उसे निकाल कर एक एक चीज को चुन के करना है। ठीक बात। समय लगता है किसी भी इलाज में। ये भयंकर बीमारी है, ये पिछले 75 वर्षों से पाली गई है। इसको कोने कोने पर पाकिस्तान में, यहाँ तो सैनिकों के सर कट कर गए हैं, यहाँ तो हजारों हजारों किलो वर्ग मीटर जमीनें घेरी गई, और फिर गालन में कहते हैं कि वहां झूठा हुआ, गलत हुआ, वहां कोई मरा ही नहीं है। पाकिस्तान में वहां चाइना के सैनिक नहीं मरे। आज वो पीछे भी हटा, उसकी औकात का पता लगा है। दुश्मन को दुश्मन की तरह से ही ट्रीट किया जा सकता है। आप दुश्मन को जो है हल्के में लेके नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल युद्ध की स्थिति है, ये तैयारी है कि गिदड़ा सामने है, लेकिन हथियार शेर के होंगे, युद्ध हम जीतेंगे। ठीक बात, ठीक बात। मनीष शर्मा, 2-3 सवाल मेरे बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि अब ये बात आम हो गई है, अखबारों में भी छपी है, कांग्रेस ने इसको ट्वीट भी कर दिया, उसकी प्रवक्ता सुप्रिया सेनेट ने, कि भाई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था, ये सिस्टम फेल्योर था। मतलब प्रधानमंत्री जी का दौरा कैंसिल हो गया, कि ये थ्रेट आई और कैंसिल हो गया, लेकिन पहलगाम में यात्री जाएंगे या अन्य लोकेशंस पे जाएंगे, उसकी व्यवस्था कौन करेगा ये पता ही नहीं चला किसी को। इस जो इंटेलिजेंस फेल्योर या जो इस तरह की खबरें हो रही हैं, इनको लेकर सीधी सीधी व्यवस्था पर उंगली उठ रही है। और दूसरा, अजय राय जैसे लोग माहौल को क्यों मस्खरा बना रहे हैं, इसके पीछे कौन सी ये राजनीति है? मनीष शर्मा। दुर्गेंद्र जी, मैं कुछ इस समय कुछ बुनियादी बातों की तरफ आपका ध्यान ले नहीं चाहता हूँ। देखिए, एक तो इसको सरकार को भी स्वीकार करना, सभी दलों के बैठक में स्वीकार भी किया सरकार ने एक लेवल पे, सार्वजनिक तौर पे ये बात नहीं आ रही है, लेकिन एक बात समझना है कि वो फेल्योर का वजह क्या है। जैसे आप देखिएगा कि ये
ये बोल दिया गया आमतौर पे, जब नोटबंदी हुई तो बोल दिया गया कि आतंकी उनके आर्थिकी की कमर तोड़ दी गई, ये बोल दिया गया। ये बोल दिया गया कि 370 खत्म और चरमपंथ खत्म, मैंने उसका नामो निशान मिट गया। अमित शाह साहब जाकर के कश्मीर में बोल रहे थे कि अब वहाँ पत्थर की जगह हाथ में जो है लैपटॉप आ गया। तो एक पूरे देश को जो ये कन्विंस किया गया कि मैंने 370 ही खत्म है, 370 हटा दिया और चरमपंथ खत्म हो गया। और उसके बाद भी आपने देखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 370 खत्म करने के बाद 2019 के बाद 500-600 हमले हुए हैं। अभी ये बड़ा हमला हुआ है तो हम लोगों का ध्यान जा रहा है। उसके बाद भी लगातार वो हमले चल रहे थे, बहुत मौतें हुई हैं उसके बाद। उसको भी बहुत आमतौर पे उसको चर्चा में नहीं आने दिया गया। तो ये जो फेल्योर है, ये खास करके आप देखिएगा कि ये खास तरह की समझ के चलते फेल्योर है। और ये फेल्योर तो है, और ये राजनीतिक फेल्योर है, ये केवल इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि राजनीतिक रूप से हमने अपने आप को, जनता को, सेना को और समाज को, देश को इस भुलावे में रखा कि वहां चरमपंथ खत्म हो गया है, जो कि हुआ नहीं था। इस बात को एक तो ये समझना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया भर में के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, चूंकि लेकिन भाजपा का जो अपना तरीका है, उसका तरीका है मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा, जब चाहूंगा ये कर दूंगा। उन्होंने अपने एक जनाधार को, जिसको आप ऑडियंस बोलते हैं, अपने ऑडियंस को ये हमेशा दिया है कि जब चाहेंगे खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। ये उसने किया है। उसके ऊपर ये उस ट्रैक में खुद बीजेपी ही फंस गई है कि उसके जनाधार ही बोल रहा है कि हमला करो, और हमला नहीं करेंगे तो निराशा में है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में युद्ध के खिलाफ कोई माहौल, युद्ध एक समाधान के बतौर जो देखा जा रहा था, वो नहीं दिख रहा है। आप चले जाइए आप चले जाइए यूक्रेन में, 3-3 साल से छोटे से देश में समस्या की हल हो रही, वार्ता की बात हो रही है वहां पे। आप देखिए अफगानिस्तान में अमेरिका भागना पड़ा, अमेरिका को वहां जो आए थे कंट्रोल करने, भागना पड़ा। पूरी दुनिया में भी ये बात आ रही है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, दुनिया भर से आ रहा है। तो आज युद्ध तो समाधान नहीं है। तो मैं कांग्रेस के साथियों से भी बोल रहा हूं कि बीजेपी जरूर अपने ट्रैक में फंस गई है, अपने ही जनाधार को ये कहती रही है कि मैं मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, जब चाहूंगा ये कर दूंगा। लेकिन हमको लगता है कि विपक्ष को भी युद्ध के लिए उतारना अभी के दौर में हमको नहीं लगता है। हमको लगता है कि कश्मीरियों की तरफ देखना चाहिए। कश्मीरियों ने एक मैसेज दिया इस दौर में कि हमें गले लगा लो। जितना बड़ा प्रतिवाद कश्मीर में हुआ इस बार चरमपंथी हमले को लेकर के, जितना ताकतवर लोकतांत्रिक प्रतिवाद जो है कश्मीर में दिखा है, उसने एक मैसेज दिया है पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी मैसेज दिया है। पाकिस्तान को मैसेज दिया, हिंदुस्तान को मैसेज दिया कि हमको अपना लो, हमें थोड़ा आजादी दो, हमें संघर्ष करो, हम हमारे यहाँ। मनीष की आवाज ठीक कीजिए, मनीष की आवाज में कुछ व्यवधान है। महेंद्र सिंह को लेता हूँ। महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये 2-3 चीज़ें, एक घटनाक्रम जुड़ी, फिर अब तेज़ी से चीज़ें हुई। आज शाम को मीडिया, जब प्रधानमंत्री जी अपने ही कार्यालय पहुंचे तो मीडिया ने ऐसा प्रस्तुत किया कि प्रधानमंत्री जी पहली बार अपने कार्यालय गए। मतलब प्रधानमंत्री अब पहुंच गए हैं, पीएमओ पहुंच गए हैं, शोर मचा हुआ था मीडिया में। तो हम लोग के भी कान खड़े हुए कि भाई कुछ होने जा रहा है क्या। फिर राहुल गांधी पहुँच गए, फिर इसको सरपट दौड़ाया मीडिया ने, तो लगा कि अरे लग रहा राहुल, फिर एजम्पशन चलने लगे, फिर एक तरीके से संभावनाएं, आशंकाएं दुनिया की चलने लगी। बाद में पता चला कि नहीं, तो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का मसला है। तो इस तरह जो भारतीय मीडिया है वो भी क्या मतलब मुंगेरी लाल हो गया है क्या। बिल्कुल वो एक जिम्मेदार मीडिया ना होके बिल्कुल अजीब सपने देख रहा है। हम देख रहे हैं स्टूडियो में, आज भी देख रहे थे, मान ही नहीं रहे हैं। इतना कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी गेस्ट मत बैठाओ, एडवाइजरी आई है बाकायदे, हम लोग को भी एडवाइजरी मिली है ना। हम लोग भी वो काम कर सकते थे, लेकिन हमने कभी एक भी गेस्ट नहीं बैठाया कि आपको गेस्ट बैठा के वो हमारे देश को गरिया रहे हैं और हम टीआरपी बटोर रहे हैं। तो अजीब सी स्थिति में मीडिया भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना हो गया है। बिल्कुल दुर्गेश जी, मीडिया बहुत गैर जिम्मेदाराना हो गया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और कोई उनके अंदर देश के प्रति कोई उस तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी क्षमता नहीं है। आप देखेंगे कि जो युद्ध है जिसमें कि डर शामिल होता है और वो डर से बिजनेस हो रहा है, टीआरपी बढ़ रही है, ये वो अपना आर्थिक हित देख रहे हैं, वो देश हित नहीं देख रहे हैं मीडिया चैनल्स। और इस सरकार में एक और चीज हो गई है कि सब कुछ सूत्रों के हवाले से आता है और सूत्र कुछ होता नहीं है।
तो फिर क्या होता है, मनगढ़ंत कहानियां ब्रेक की जा रही हैं, लगातार ब्रेक की जा रही हैं। अच्छा, अब ये भी है कि सरकार के प्रो ही ब्रेक कर रहे हैं इनको, सरकार के एंटी कोई खबर आपको नहीं आएगी। तो सनसनी इस तरीके से, यानी कि मीडिया में जो रीढ़ हुआ करती थी वो रीढ़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसलिए कुछ भी उलूल जुलूल उनको दिखाना, कुछ भी आप देखिए, एनालिसिस कीजिए, बहुत गजब को आपको फाइंडिंग्स मिलेंगे कि तमाम ऐसे चैनल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तमाम ऐसे चैनल्स हैं जो लगातार सनसनी फैलाने का काम ही कर रहे हैं। लगातार वो पाकिस्तान को इस धरती से मिटाने के रोज मैं देख रहा था महेंद्र सिंह, ऐसा लग रहा कि वो विपक्ष और पाकिस्तान को एक समान के विपक्षे को निपटाए पड़े हैं। दिन भर दिख रहा कि मैं देख रहा हूँ 5 चैनल में खोल के अपने सामने बैठा था, 5 विपक्ष को निपटाए पड़े थे अजय राय के बहाने कि दे दनादन कि अजय राय पाकिस्तानी है, कांग्रेस पाकिस्तानी। अरे भाई, वो भी इस देश की पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी इस देश की। तो ये कौन सी बात हुई? उनको कोई और एजेंडा नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर आपके कोई जरूरी नहीं है, किसी जोशी ने नहीं बताया कि आप पाकिस्तान को आप उसका प्रेडिक्शन करें। वो अमित मालवी कौन से वो साहब हैं, वो मीडिया सेल वाले, वो उनको अचानक पता नहीं कहाँ सपना आ जाता है, डायरेक्ट कोई फोन होना जाता है कि 4 दिन का गोला बारूद बचा है। अजीब मजाक चल रहा है इस देश में। मैं आऊंगा मेजर साहब, मैं आऊंगा आपके पास जी। बढ़ी जाती हैं और सोशल मीडिया पे फिर किया जाता है उस तरीके की चीजों को लेकर के, आप देखेंगे। तो मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो बिल्कुल दिख नहीं। इस दौर में जब युद्ध के मुहाने पे 2 खड़े हुए हैं, इसको सीरियसली लिया जा रहा है, बावजूद इसके इंडियन मीडिया वही, मतलब आप इसी रिपोर्ट पे क्या क्रेडिबिलिटी के साथ भरोसा कर सकते हैं? जो न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि 4 दिन के लिए गोला बारूद बचाओ, अरे क्या आपको इतनी अगर अंदर के इंफॉर्मेशन है तो फिर क्या बात है? फिर तो मतलब प्रधानमंत्री जी बैठक करते हैं, उसके अंदर की खबर ब्रेक हो जाती है। प्रधानमंत्री जी ये बताने आएंगे कि पाकिस्तान के मुतल्लिक हमने क्या कहा है। मजाक है, बिल्कुल हद है। बिल्कुल, तो ये कहीं भी क्रेडिबल न्यूज नहीं मिल रही है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरीके से स्वतंत्र मीडिया की हम लोगों ने कल्पना हमारे पहले लोगों ने की है, वो स्वतंत्र मीडिया तो खैर अब नहीं रही और शायद आने वाले भविष्य में बड़ा मुश्किल होगा इसको एस्टेब्लिश करना कि किस तरीके से खोजी पत्रकारिता होती है और एक रीड होती थी कि जो खबर है निष्पक्ष हो। या डिफेंस की जब खबर की जाती थी या वार के समय में जब खबर की जाती तो उसमें क्या सावधानियां रखनी है। जैसा आपने कहा कि आप पाकिस्तान के गेस्ट को नहीं बैठा रहे, बिल्कुल आप बैठा सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप नहीं बैठा रहे। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी आपने अपने ऊपर ली हुई है। लेकिन हाँ देखिए, और दूसरे मान नहीं रहे हैं, दूसरे मान ही नहीं रहे हैं। लगातार मैं आज भी देख रहा था, मान ही नहीं रहे वो। और स्तर यह है कि गाली गलौज हो रहा है वहां पर, मतलब कोई स्तरीय बात भी नहीं हो रही, वहां की कोई स्तरीय बात हो रही हो, वो कुछ नहीं हो रहा। उससे क्या है कि टीआरपी बढ़ती है, लोग देखते हैं, लोग उसी में शामिल हो जाते हैं कि अच्छा ये देखिए पाकिस्तान वाले को कितना इंडिया वाले ने गिरा पड़ा के मारा, उधर पाकिस्तान वाले देखते हैं ये देखिए कितना जबरदस्त जवाब दिया इंडियन पैनलिस्ट को। तमाम मीम्स बनते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें वायरल की जाती। बातों में युद्ध जीत रहे हैं हम लोग, बातों में सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही, बातों में युद्ध हो रहा, बातों में बंकर नष्ट हो रहे हैं, बातों में पाकिस्तान मिटा जा रहा, सारी चीजें बातों में। अच्छा, इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं कि जो सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनको भी थोड़ा संभल के, मतलब बात कोई कर रहे हैं तो विपक्ष जैसी भी बात कर रहा हो। विपक्ष देखिए हर बार टीच करता है सरकारों को, चाहे ये पार्टी पहले विपक्ष में रही हो, चाहे वो पार्टी आज जो विपक्ष में, वो सरकारों को टीच करती हैं कि आप तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, आज आप सत्ता में हैं तो आप अब क्यों नहीं करते हैं? आपके पास वो सेना है, आपके पास वो हथियार हैं, आपके पास वो सारी चीजें हैं। वैसे पास्ट में आपको बहुत सारे ऐसे मामले मिल जाएंगे जिस तरीके से पहले गवर्नमेंट को टीच किया। महेंद्र सिंह, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि अब कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच रहा है। आज 14 दिन के बाद हम क्या माने कि हमने जो पर्याप्त घेराबंदी की है वो क्या किसी सैन्य कार्रवाई से ज्यादा भारी है? जी दुर्गेश जी, मेरा पहले से भी मानना था कि इसी तरीके की कार्रवाइयां होनी चाहिए कि हम घेराबंदी कूटनीतिक तौर पर करें, आर्थिक तौर पर करें, राजनीतिक तौर पर करें। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है। हाँ, इंपल्सिव डिसीजन ये होते हैं और लोग, जो जनता होती है, निश्चित तौर पर मेरा भी खून खौलता है कि हमारे इतने आतंकवादियों ने यहाँ हमला किया तो उनको मारना चाहिए, 10 गुना मारना चाहिए, ठीक है, मारे जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजें होनी चाहिए, उनके लॉन्च पैड तबाह किए जाने चाहिए, जितने आतंकवादी उनको ढूंढ के उनकी हंटिंग की जानी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए।
मेरा मानना, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके की कार्रवाई बहुत जरूरी है कि लॉन्च पैड पूरा एलओसी पे लगे हुए हैं। ये सेना के जो 2 लोग हैं, ये बहुत जानकार हैं, इनको मालूम है वो सारी चीजें, यहाँ पर पैनल पे अपने बैठे हुए हैं। तो उस तरीके के, लेकिन क्या फुल फ्लेज्ड युद्ध इसकी समस्या का कोई समाधान है? मेरा मानना, फुल फ्लेज्ड युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, किसी भी कंट्री के साथ हो। तो क्या करना चाहिए कि एक तो राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर इतना घेर लेना चाहिए कि वो फिर उसके बाद इंडिया में, कम से कम इंडिया की नाक में दम करना बंद कर दे। लेकिन क्या हम वो कर पा रहे हैं? बड़ा अहम सवाल ये है। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ आप देखेंगे पिछले 10-12 सालों में क्या हमारे साथ के जो पड़ोसी हैं उनके साथ संबंध अच्छे हैं? नहीं है। नेपाल के साथ हमने नेपाल को खो दिया, बांग्लादेश को हमने खो दिया, बड़ी मुश्किल से श्रीलंका आया है, बहुत अच्छे संबंध नहीं है। छोटे छोटे कंट्री जो है हमारे बगल में, वो हमें आंख दिखाते हैं। तो क्या कूटनीतिक तौर पर भी हम सफल हो रहे हैं? ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के समय में ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम कूटनीतिक तौर पर भी सफल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक बात है। मेजर, रिस्पॉन्ड करिए। जी देखिए, बात सही है। देखिए, मैं भी कभी भी फौजी आदमी होने के नाते मैं सरहद पे रहा हूं, मैंने बहुत खून खराबा देखा है, तो इसलिए मैं कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता हूं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अब पाकिस्तान ने खुद पूछा है, आओ आके मुझे मारो, तो हम सबक तो सिखाएंगे। और बहुत जो से देशवासी हैं जो कह रहे हैं अब 10 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, इतने दिन हो गए, हमने क्या किया मिलिट्री तरीके से। होएगा, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। जो मार्शल आर्टिस्ट जो होता है ना, जो बॉक्सर होता है, वो बहुत ठंडे दिमाग का आदमी होता है। हमें लगता है बड़े गुस्से वाला आदमी होएगा, कि वो जोश वाला आदमी होएगा। हमको मिलिट्री में सिखाया जाता है ट्रेनिंग के टाइम पे, जोश के साथ होश। अभी मकसद क्या है? मकसद है पाकिस्तान पे ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाना। कोई कि देशवासी खुश हो जाएंगे क्योंकि हम अटैक कर देंगे। बहुत लोग हैं जो वॉर चिढ़ा रहे हैं, वॉर जय हो। भाई देखिए, भाई मैं कह रहा हूं ठीक है, फौजी आदमी हम तैयार हैं बिल्कुल जान न्यौछावर करने के लिए भी, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है। लेकिन वो आखिरी रिजॉर्ट होता है बिल्कुल, जब कोई कूटनीति से या डिप्लोमेटिक टॉक से या पॉलिटिक्स से बात नहीं जमे तो। और मिलिट्री एक्शन तो अभी पाकिस्तान की हवा टाइट है, ये मैं साबित कर दूंगा आपको। और मैं ये नहीं कह रहा कि 4 दिन का एमिनेशन बचा गया या नहीं, मैं ये साबित कर सकता हूं आपको कि पाकिस्तान की हालत खराब है। अभी सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, आज भी उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोली मारी। क्यों? ये होता है स्पेकुलेटिव फायर। जब आप उम्मीद कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि भाई मेरे पे, मैं खतरे में हूं, दुश्मन यहां से चढ़ जाएगा, मेरे पे वार कर देगा, तो आप हवा में गोली मारना शुरू कर देंगे वहां पे उस इलाके में, टू प्रीएम्प्ट कि दुश्मन की सेना ना चढ़े। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्यों उनके लोग फरार हो रहे हैं पाकिस्तान से? आप जब जहाज डूबना होता है तो चूहे दुबक के बाहर आ निकलते हैं। ठीक बात है, बड़ा मौजूद सवाल है मेजर ने उठाया कि भाई उनके लोग फरार क्यों हो रहे। राज शर्मा कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए राज शर्मा। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं क्षमा के संग, कि जंगल में शेर राजा था और वो बकरियां खरगोश सब खाता था, तो बकरियां खरगोश लेपर्ड सबने कहा राजा बदल दो, राजा एक बंदर बन गया। अब बंदर बनने के बाद, राजा बनने के बाद शेर फिर बकरी खा रहा, तो और जब बकरी खा रहा तो बंदर इससे पेड़ इधर, पेड़ से टहनी इधर उधर, तो बकरी ने कहा अरे भाई राजा तेरे होते हुए बकरी खा गया। तो कहा सुनो भाई प्रजा, मेरी कोशिश में तो कोई कमी नहीं रही थी ना, अब वो खा गया तो मैं क्या करूं। बस ये नहीं होगा। अभी ये मेजर साहब कह रहे ना, मैं एक और बात बताता हूं। मेरा सगा भाई आतंकवादियों के मारा गया, मेरा बाप रो रहा था, मेरी मां रो रही थी, और विडंबना इस देश की है, जब मेरा बाप मरा था उसकी जेब में मेरे भाई की फोटो थी। ये क्या समझेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता? समझेंगे यार? नहीं समझ सकते दुर्गेश भाई, नहीं समझ सकते। कोई पाकिस्तान को वही मदद करेगा व्यक्तिगत या राजनीतिक पार्टी जिसका जमीर मर गया हो, नहीं करता है कोई। क्या है, मैंने कहा था एक मारे 10 लाऊंगा, वही तो चाह रही है जनता। अरे राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, उन्होंने कह दिया सरकार के संग हम। सरकार को क्या करना चाहिए? गलती बताऊं कहां हो गई प्रधानमंत्री जी की?
सर्वदलीय ठीक बैठक बात में है, वो ठीक शामिल बात है। नहीं हुए। राज भाई, मैं जाता हूँ देवेंद्र प्रमुख, बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले तमाम जो युद्ध के मैदान हुए, कारगिल हुआ, तो उस समय ये नहीं था कि लाओ काट डालो, मार डालो, ये कर डालो, वो कर डालो। वाजपेयी जी ने सूम से अपना काम कर दिया, हमने अपना अपना मोर्चा फतह कर लिया। लेकिन बात ठीक है, जब आप विपक्ष में रहेंगे और आप जब इतनी लंबी लंबी बातें करेंगे, बहुत लंबी लंबी, तो उसके बाद तो फिर जब आप सत्ता में होंगे तो फिर जनता पूछेगी आपसे ना कि भाई कहाँ है वो देवेंद्र प्रमुख। दुर्गेन सर, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए, और जरा जल्दी में कंप्लीट करिएगा, मेरे पास बस 1 मिनट का वक्त है। मैं ये कहना चाहता हूँ, राज शर्मा के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन एक बार अगर उन्होंने अपना दुख अर्पित किया है, अच्छी बात है, पर ये जो सारा काम हुआ ना, ये आपकी सरकारों में आपकी देन है। ये सारे सरकारों में आ गए ना, मुझे समझ नहीं आता यार। सारा अब कुछ देश हुआ के था, नागरिक बनोगे यार, ये सारे समझौते देशमुख साहब कब नागरिक बनोगे देश के? आप पार्टी को बेवजह डिफेंड की करते बात- हो। अच्छा देवेंद्र प्रमुख, अब 11 साल सरकार चला चुके हो, कांग्रेस का रोना क्यों रो रहे हो भाई? कांग्रेस का रोना क्यों रो रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी भी कांग्रेस की खामियों पे अभी आप राजनीति करोगे, कांग्रेस की खामियों पे देश चलाओगे आप। अब 11 साल हो गए, आप नई नवीली सरकार में नहीं है भाई। कांग्रेस की बदौलत ही आपकी राजनीति चलेगी, कांग्रेस को कोस के आप राजनीति करोगे। अब आपने अपना ट्रैक बना लिया भाई, आपने ट्रैक बना लिया, आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ है, कांग्रेस भी आपके साथ में है। अरे सर, मैं कह रहा हूं दुर्गेंद्र सर, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि 10 सैनिकों के सर कट गए, 10 आप मक्खी के बच्चे नहीं मार सके, या 40 के बदले 400 मारे। भाई इसीलिए तो आपको लेकर आए हैं, इसीलिए तो आपको लेकर आए कि 40 के बदले 400 मारो, गिराने की बात है, इसीलिए लेकर आए आपके। बहुत अच्छा किया आपने, 40 के दम पर 400 मारो, बहुत अच्छा किया आपने। बुरा क्या किया आपने? तभी तो आप बने हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं आज भी हम अच्छा करेंगे, उससे भी अच्छा करेंगे सर, इंतजार कीजिए, उससे बढ़िया करके आएंगे और देश को जो वादा किया उसे निभाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष शर्मा, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की जल्दी से। पर भी यही चर्चा हुई थी, ये देश, ये प्रदेश, ये कश्मीर मिट जाएगा। ये 2 झंडे 2 निशान जो खत्म कर कर आज इसमें हिस्सा है ना, आज जाल भी चुका उस कश्मीर में विकास का। सच्चाई है, सैनिकों के सर कटते थे, सैनिकों मरते थे, सैनिकों पर पत्थर चलते थे, आज कश्मीर सम्मान करता है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे विशेषज्ञ के तौर पर कि लोकतंत्र बहाल दिख रहा कश्मीर में। भाई हमने बहाल किया लोकतंत्र, पहली सरकारों ने नहीं किया। 2025 भी नहीं आता, अगर आपने होते तो 2025 भी नहीं आता। ठीक है, ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। ठीक है मनीष शर्मा, ठीक है। देवेंद्र प्रमुख, ठीक है, ठीक है, थोड़ा जोश ठीक है, होना चाहिए, पूरे देश का जोश आई है, आपका भी होना चाहिए। मनीष शर्मा, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। नहीं, मैं बस जो पहले भी कह रहा था कि देखिए, युद्धोन्माद का एक बनाने का जो अभियान भारत में चला है, उसकी चैंपियन है बीजेपी। और आज के समय में युद्ध समाधान नहीं है, दुनिया में हर जगह दिख रहा है। युद्ध कहीं समस्या को हल नहीं कर रहा है। विपक्ष को भी युद्ध ललकारने से बढ़ने के बजाय हमारा ये कहना है कि कश्मीरियों ने एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा उनके साथ अगर आप एकता बना लेंगे, उन्होंने मैसेज दिया है इसका प्रतिवाद करके, उनके साथ अगर एकता बना लेंगे कि दुनिया की कोई ताकत तब जो है कश्मीर में कोई आतंकवाद बढ़ा नहीं सकती, पैदा नहीं कर सकती है। अगर कश्मीरियों के साथ हमारी एकता कमजोर होगी तो युद्ध से कभी भी आतंकवाद को आप रोक नहीं पाएंगे। मनीष शर्मा, एक सवाल आ रहा है हमारे न्यूज रूम से, हमारे साथी पूछना चाह रहे हैं कि लोकल कश्मीरियों ने आतंकवाद मिटाने में कितना सहयोग किया, कितनी क्लू दी पुलिस को, सेनाओं को? जो लोकल मिलिटेंट हैं, बुरहान वानी को आप जिक्र कर रहे हैं। मनीष, आप ये समझिए ना कि लोकल हमेशा दिल्ली जो सत्ता रही है वो उसको कश्मीर चाहिए, हमेशा उसको कश्मीर पे ध्यान रहा है और कभी भी कश्मीरियों पे ध्यान नहीं रहा है। आप समझिए ना कि दुनिया के सबसे जो सैनिक घनत्व वाले इलाके हैं उसमें कश्मीर भी आता है। भारत में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां इतना सैनिक दबाव में कोई इलाका रहता है। वो पूछ रहे हैं मनीष शर्मा, ये आपका राजनीतिक जवाब है। वो पूछ रहे हैं कि भाई लोकल कश्मीरी लोगों ने कितने बुरहान वानी जैसे कितने आतंकवादियों को पकड़वाया, कितने आतंकवादियों के बारे में सूचनाएं दी, इस तरह का सवाल। 30 सालों से कश्मीरियों के साथ दिल्ली का क्या रवैया रहा, मैं आपको यही कह रहा हूं। इस पे कभी आप अलग से डिबेट करिएगा कि 30 सालों से कश्मीरियों के साथ दिल्ली का क्या रवैया रहा है।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है दुनिया में कहा जाता है, और कश्मीर एक तानाशाही में जीता हुआ 30 साल से इलाका है। मेरा ये कहना है कि इसको बहुत हल्के में न लिया जाए, इसको इस रूप में लिया जाए कि कश्मीरियों को हमेशा जो है सैनिक दबाव में ही जीना पड़ा। और ठीक है, समझेंगे तब हम समझेंगे कि बुरहान वानी को कोई क्यों समर्थन कर रहा है। इस बात को भी समझना होगा। सैनिक दबाव बना करके वहां कोई बुरहान वानी पैदा ही होगा। सैनिक दबाव अगर बनाया गया तो वो पैदा ही होगा। इस बात को भी समझना। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आतंकवाद का कोई समर्थक नहीं हो सकता। देवेंद्र प्रमुख धन्यवाद, राज शर्मा, महेंद्र सिंह, मनीष शर्मा, मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत बहुत धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को समझा, सोचा। लेकिन जाहिर सी बात है, दुनिया में युद्ध के खिलाफ तमाम प्रदर्शन होते हैं कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर बात अस्मिता की आ जाए और मजबूर हम हो जाए कि हमें युद्ध करना है, तो जवाब भी बहुत करारा देना चाहिए। इस देश ये पूछ रहा है कि अब जवाब कब। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।